हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। गाइस, जो हम मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2023 का, उसमें अभी तक हमने 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं। 3 पार्ट्स अपलोड कर चुकी हूँ मैं और ये 4th पार्ट है। इसमें हम 21 से लेके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो ये 21st क्वेश्चन है, देखो हमारे सामने। उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, समझाइए। हाउ डू इंडस्ट्रीज पोल्यूट द एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन। हमको ये बताना है कि इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्रीज से पोल्यूशन कैसे होता है, उससे हमारा एनवायरनमेंट कैसे ख़राब होता है। तो इसको समझते हैं। देखो, उद्योग पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। वो वायु प्रदूषण भी हो सकता है, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ऊष्मीय प्रदूषण, हर तरीके से कर सकते हैं। तो वायु प्रदूषण में क्या लिखेंगे हम, ये हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों के उच्च अनुपात में होने के कारण होता है। वायु जनित कण पदार्थ, धुआं, जहरीली गैस का रिसाव आदि प्रदूषण का कारण बनते हैं। ये मनुष्यों, जानवरों, पौधों और वातावरण को भी पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। यानी जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस होती है, धुआं होता है। तो ये सब जब वायु में मिलते हैं तो वायु प्रदूषित होती है, जिससे मनुष्य, जानवर और पौधे सब पे प्रतिकूल असर पड़ता है। जल प्रदूषण कैसे होता है, जैविक और अकार्बनिक औद्योगिक अपशिष्ट जो जल निकायों में डाले जाते हैं, जितना भी जो कचरा होता है फैक्ट्रीज का, वो सारा जैसे कि नदी वगैरह में छोड़ दिया जाता है ना, तो इनसे जल प्रदूषण होता है। कुछ मुख्य कारखाने हैं जो इसका कारण बनते हैं, कागज़, रसायन, कपड़ा, इन सब उद्योग से ये डाई वगैरह जो होती है, डाई, एसिड, ये सब जो होते हैं हानिकारक पदार्थ, जब जल में छोड़े जाते हैं तो उससे जल प्रदूषित होता है, जिससे जल में रहने वाले जो जीव हैं उन पे गलत विपरीत असर पड़ता है, उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऊष्मीय प्रदूषण में क्या होगा, ऊष्मा का मतलब है हीट। ये तब होता है जब गर्म पानी को बिना ठंडा किए नदियों और तालाबों में छोड़ दिया जाता है। फैक्ट्रीज़ में जो पानी यूज़ होता है, जब मशीनों से निकलेगा वो पानी, तो वो गर्म होगा और गर्म होने के बाद उसको बिना ठंडा किए सीधा नदी और तालाब में छोड़ देते हैं, जिससे जलीय जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण में क्या होगा, यानी कि शोर होता है। औद्योगिक कार्य, निर्माण प्रक्रिया, मशीनरी और विभिन्न उपकरण बहुत शोर पैदा करते हैं। ये तनाव के कारण हो सकते हैं। ये बढ़ी हुई हृदय गति और रक्तचाप जैसी स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा करते हैं। यानी जब फैक्ट्री से इतना ज़्यादा शोर होता है, जो शोर निकलता है फैक्ट्री से, तो जिनको हृदय की जो दिल से जुड़ी हुई बीमारी होती है और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर से जुड़ी प्रॉब्लम है, उनमें समस्या होती है, टेंशन, तनाव का कारण बनते हैं। इंग्लिश में देखते हैं इसको। इंडस्ट्रीज पोल्यूट द एनवायरनमेंट थ्रू एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। ये अलग अलग टाइप के पोल्यूशन होते हैं जो इंडस्ट्री की वजह से एनवायरनमेंट में होते हैं। एयर पोल्यूशन में क्या होगा, इट हैपन्स ड्यू टू हाई प्रपोर्शन ऑफ पॉइजनस गैसेज इन द एयर लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी पॉइजनस गैस के हाई प्रपोर्शन की वजह से एयर पोल्यूशन होता है। एयरबोर्न पार्टिकुलेट मैटर्स, स्मोक, टॉक्सिक गैस लीक्स एक्सेट्रा कॉज पोल्यूशन। इन सब की वजह से चाहे स्मोक हो या पर्टिकुलेट मैटर्स हो, इन सब की वजह से पोल्यूशन होता है। इट अफेक्ट्स ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट एंड एटमॉस्फेयर एज अ होल टू। इससे पूरे का पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो अफेक्ट होता है। वाटर पोल्यूशन में होगा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट दैट आर डम्प्ड इनटू वाटर बॉडीज कॉज वाटर पोल्यूशन। जितना भी फैक्ट्रीज का वेस्ट होता है सारा वाटर बॉडीज में डंप कर दिया जाता है, तो उससे वाटर पोल्यूशन होगा। सम मेन फैक्ट्रीज दैट कॉज इट आर पेपर, केमिकल, टेक्सटाइल। इनसे ज़्यादा ऐसा जो वेस्ट निकलता है जो वाटर बॉडीज़ में जाता है। हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो ऐसे सब्सटेंस है जिनसे ज़्यादा वाटर पोल्यूशन होता है, जैसे डाइज हो गई, एसिड, फ्लाई ऐश, ये सब। थर्मल पोल्यूशन में क्या होगा, इट हैपन्स व्हेन हॉट वाटर इज रिलीज्ड इनटू रिवर्स एंड पॉन्ड्स विदाउट कूलिंग। हॉट रिवर को बिना कूल किए सीधा वाटर बॉडीज़ में छोड़ दिया तो इट एडवर्सली अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ। जो एक्वेटिक लाइफ है, वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं, उन पर इसका एडवर्स इफेक्ट होता है। नॉइज पोल्यूशन में होगा इंडस्ट्रियल वर्क, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, मशीनरी एंड वेरियस इक्विपमेंट्स क्रिएट अ लॉट ऑफ नॉइज। इन सब की वजह से शोर होता है जब मशीनें चलती हैं। इट कैन बी अ कॉज ऑफ इरिटेशन एंड स्ट्रेस। इससे चिड़चिड़ापन होता है, स्ट्रेस होती है जब हम इतने शोर में कहीं रहते हैं, सिर दर्द होता है। तो इट कैन ऑल्सो क्रिएट हेल्थ प्रॉब्लम लाइक इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट जो होता है वो बढ़ जाता है, यानी जो दिल की धड़कन होती है वो बढ़ जाती है, जिससे कि प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये सारे पोल्यूशन है जो इंडस्ट्रीज़ की वजह से होते हैं। इसके बाद इसमें ऑप्शन में दे रखा है दूसरा क्वेश्चन, भारत में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में संकेंद्रित हैं, क्यों।
छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन हैज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। वाई? जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, छोटा नागपुर का पठार जिसको बोलते हैं, उसमें उसके आसपास लोहे के और स्टील के ज़्यादा इंडस्ट्री हैं। रीज़न बताना है क्यों है। तो एक तो ये है कि जो लोहे की वो है खदानें हैं वो उस एरिया में है, छोटा नागपुर वाले एरिया में है, और दूसरी जो स्टील होता है वो भी एक लोहे की ही मिश्र धातु होती है। तो देखते हैं इसको। छोटा नागपुर पठार में लोहा तथा इस्पात उद्योग की अधिकतम सघनता के कारण है। एक तो है लौह अयस्क की कम लागत, क्योंकि लोहे की खदानें आसपास के क्षेत्रों में स्थित हैं, तो ये उद्योगों को लौह अयस्क की परिवहन लागत को कम करने में मदद करता है। अगर फैक्ट्री दूर लगाएंगे और जहाँ से वो खदान से लेके और फिर फैक्ट्री तक ले जाने में परिवहन की, ट्रांसपोर्ट की लागत भी तो लगेगी, तो जहाँ पे खदान है उसके पास ही फैक्ट्री लगाई जाती है ताकि ट्रांसपोर्ट का खर्च कम आए। उच्च श्रेणी का कच्चा माल समीप में, बाकी भी जो कच्चा माल पड़ता है उसमें, जैसे कि कोकिंग कोल, चूना पत्थर, ये सब भी उस एरिया में आसानी से उपलब्ध है। सस्ते श्रम की उपलब्धता, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के जो आसपास के एरिया है वहाँ से जो लेबर है बहुत सस्ते, मतलब कम जो मजदूरी पे लेबर मिल जाती है। सघन परिवहन नेटवर्क, इस एरिया का जो नेटवर्क है बहुत अच्छा है। ये क्षेत्र सड़क मार्ग और रेलवे से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जो उद्योग और बाजार क्षेत्रों में कच्चे माल और तैयार माल की तेजी से आवाजाही में मदद करते हैं। तो चाहे तो माल वहाँ से लेके आना हो खदानों से फैक्ट्री तक, या फैक्ट्री से फिर उसको बाज़ारों तक पहुँचाना हो, तो इस जो यहाँ का सड़क मार्ग और रेल मार्ग है बहुत अच्छे से बना हुआ है, तो ये भी आसानी है। मेन रीज़न तो यही है कि वहाँ पे लोहे की खदानें उसी एरिया में हैं, और जो बाकी कच्चा माल मिलता है तो वो भी उसी एरिया में आसानी से मिल जाता है। बंदरगाह सुविधाएं, कोलकाता एक अच्छी तरह से विकसित बंदरगाह है जो इस क्षेत्र के निकट है। तो फिर अगर वहाँ पे भेजना होता है, बाहर कंट्री से बाहर माल भेजना है, तो उसको पोर्ट तक लेके जाना होता है, बंदरगाह तक ले जाना होता है। तो कोलकाता जो है बहुत अच्छे से वेल डेवलप्ड पोर्ट है जो इस एरिया के आसपास है, छोटा नागपुर प्लेटू के पास है ये। इंग्लिश में देखते हैं, द रीजन्स फॉर मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन छोटा नागपुर प्लेटू आर। क्या क्या रीज़न है? लो कॉस्ट ऑफ आयरन और आयरन की माइंस है, वहाँ पे आयरन माइंस आर लोकेटेड इन द नियर बाय एरियाज। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ आयरन ओर टू द इंडस्ट्रीज। आयरन ओर को इंडस्ट्रीज तक ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि माइंस आसपास ही है, पास से सामान लाना सस्ता पड़ेगा। हाई ग्रेड रॉ मटेरियल्स इन प्रॉक्सिमिटी, आसपास में जो हाई ग्रेड का रॉ मटेरियल है वो मिल जाता है। अदर बल्कि रॉ मटेरियल लाइक कोकिंग कोल, लाइम स्टोन, ये सब अवेलेबल है यहाँ पे। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, जो लेबर है वो सस्ती है। फ्रॉम द एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ बिहार, झारखंड एंड ओडिशा, चीप लेबर इज अवेलेबल इन अबंडेंस। तो जो चीप लेबर है कम वेजेस पे आराम से वहाँ पे लेबर मिल जाती है। डेंस ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क यहाँ का अच्छा है। वेल कनेक्टेड रोडवेज और रेलवेज है, जिससे कि रॉ मटेरियल का, फिनिश्ड गुड्स का आसानी से वो हो सकता है, उसको ट्रांसपोर्ट हो सकता है, मूवमेंट हो सकता है। पोर्ट फैसिलिटीज़ है, कोलकाता एक वेल डेवलप पोर्ट है इस एरिया के आसपास, तो इसलिए यहाँ पे सारी जो है फैसिलिटीज़ है, सारी सुविधाएं मौजूद हैं। इसलिए इस वाला जो छोटा नागपुर प्लेटू वाला एरिया है, यहाँ पे ज़्यादातर आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज यहीं पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22nd, आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। मेंशन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। तो ये बताना है हमें कि जो पावर शेयरिंग है या सत्ता की साझेदारी है वो क्या है। ये देखो, हिंदी में देखेंगे पहले। सत्ता की साझेदारी संविधान का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो आप समझो सत्ता की साझेदारी क्या है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पे एक तो होता है जो कोर्ट है, यानी कि जिसको बोलते हैं न्यायालय, वो अलग है। एक संसद, विधायिका जिसे बोलते हैं, संसद अलग होती है। और फिर जो कार्यपालिका है, यानी जो प्रशासन होता है, तो वो सब अलग है। तो यानी कि सबके अलग अलग काम होते हैं, इसी को बोलते हैं सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी सुनिश्चित करती है कि समाज में विभिन्न वर्गों के बीच अधिकतम संतुलन हो, संतुलन बना रहे। सारी की सारी शक्ति किसी एक ग्रुप के पास नहीं होनी चाहिए, इसको बोलते हैं सत्ता की साझेदारी। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप हैं। एक तो क्या, सत्ता की क्षैतिज साझेदारी। क्षैतिज साझेदारी का मतलब है सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच साझा की जाती है। जैसे कि भारत में विधायिका है जिसको हम संसद बोलते हैं, जहाँ पे कानून बनते हैं। फिर कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका का मतलब होता है जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, चाहे उसमें ये डीएम वगैरह आएंगे, यानी कि पूरा प्रशासन आता है, तो ये उन कानूनों को फिर लागू करते हैं, ऑफिसर्स लागू करते हैं। और न्यायपालिका का काम क्या होता है, अगर कोई उन कानूनों से असंतुष्ट है तो फिर वो न्यायालय में जा सकता है।
तो सबके अलग अलग काम है ये। तो ये साझेदारी सुनिश्चित करती है कि कोई भी अंग असीमित शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि विधायिका ने ही कानून बनाया, वही उसको लागू करेगी, वही ठीक करेगी, नहीं, विधायिका का काम सिर्फ कानून बनाना होता है। प्रत्येक अंग दूसरे पर नज़र रखता है। अगर न्यायालय को, कोर्ट को लगता है कि कोई कानून गलत है तो वो उस पर एक्शन ले सकते हैं। तो एक दूसरे पे नज़र रखते हैं। व्यवस्था की इस प्रणाली को जांच और संतुलन की प्रणाली कहा जाता है, क्योंकि इससे संतुलन बना रहता है, बैलेंस बना रहता है। शक्ति की ऊर्ध्वाधर साझेदारी, इसका क्या मतलब है? सत्ता को विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा किया जाता है। पूरे देश के लिए केंद्र सरकार और प्रांतीय या राज्य के स्तर पर सरकार है। मतलब जैसे कि हमारे इंडिया में है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, जिसका जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री, और फिर जितने स्टेट हैं हर एक स्टेट की अलग अलग सरकार होती है। तो इस तरह इसको बोलते हैं शक्ति की ऊर्ध्वाधर जो साझेदारी है। जैसे भारत में भारत सरकार, भारत संघ सरकार जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, इसमें हमारी केंद्र सरकार होती है और हर एक राज्य की अलग राज्य सरकार होती है। नेक्स्ट है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी। इसमें क्या होता है, देखो, इसे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता साझा करके प्राप्त किया जाता है, जिससे लोकतांत्रिक और सत्ता प्रणालियों में भागीदारी बढ़ जाती है। आरक्षण एक ऐसी नीति है। आरक्षण से क्या होता है, जो समाज का कमज़ोर वर्ग होता है उसको आगे पहुँचाया जाता है। जैसे जब इलेक्शन होते हैं तो बहुत सारी सीट ऐसी होती हैं जो आरक्षित होती हैं, वहाँ पर आरक्षित श्रेणी का ही जो कैंडिडेट होता है इलेक्शन लड़ सकता है, ताकि उनको भी मौका मिले। ऐसे लोग जिनको सामान्य सीट पे चांस नहीं मिल पाता, जो पिछड़े हुए कमज़ोर तबका है, उनके लिए आरक्षण की नीति अपनाई जाती है ताकि उनके भी सत्ता में साझेदारी बने। अब ये इंग्लिश में है। पावर शेयरिंग इज़ अ वाइटल इंग्रेडिएंट ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर शेयरिंग एंश्योर्स दैट देयर इज एन ऑप्टिमम बैलेंस बिटवीन डिफरेंट सेक्शन इन द सोसाइटी। सोसाइटी के सारे सेक्शंस में, अलग अलग सेक्शंस के बीच में बैलेंस होना चाहिए। तो पावर शेयरिंग के क्या क्या फॉर्म है, देखो, एक तो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर क्या करती है कि जो लॉज होते हैं लॉ फॉर्म करती है, एग्जीक्यूटिव उनको एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि उनको जो लॉज बनते हैं उनको लागू करते हैं, और फिर जुडिशियरी जो होती है अगर कुछ गलत हो रहा है तो जुडिशियरी उस पर एक्शन लेती है। एग्जाम्पल इंडिया। दिस डिस्ट्रीब्यूशन एंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज एंड यूटिलाइज अनलिमिटेड पावर। किसी भी एक ऑर्गन के पास सारी की सारी पावर नहीं होती। ईच एंड एवरी ऑर्गन कीप्स एन आई ऑन द अदर्स। हर एक ऑर्गन है वो एक दूसरे पे नज़र रखेगा। दिस सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। ये चेक और बैलेंस सिस्टम कहा जाता है क्योंकि नज़र रखी जाती है और सारी पावर किसी एक के पास नहीं होती। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या होगा? पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल। गवर्नमेंट के बीच में ही पावर शेयर हो रही है। जैसे कि अ जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट होती है फॉर द एंटायर कंट्री, एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और स्टेट एंड रीजनल लेवल। फिर स्टेट लेवल पे होती है और फिर रीजनल लेवल पे भी होती है। एग्जाम्पल है इंडिया। इसमें इंडिया यूनियन गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है। जो हमारी गवर्नमेंट है इंडिया में कैसा सिस्टम है, पूरे कंट्री की एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और फिर हर एक स्टेट की अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है। पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप। अलग अलग सोशल ग्रुप के बीच में कैसे पावर शेयर होती है? दिस कैन बी अचीव्ड बाय शेयरिंग द पावर बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, इनहेंसिंग द पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक एंड पावर सिस्टम। रिजर्वेशन इज सच अ पॉलिसी। तो क्या है इसमें कि रिजर्वेशन के थ्रू जो सोसाइटी का जो बैकवर्ड लोग हैं, जो वीक सेक्शन है, बैकवर्ड सेक्शन है, उनका पार्टिसिपेशन इंश्योर करने के लिए डेमोक्रेसी में, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो सबको पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, क्योंकि लेकिन वो बैकवर्ड सेक्शन है, वीक सेक्शन है, वो पार्टिसिपेट नहीं करते बहुत सारे एजुकेशनल सोशल जो फैक्टर्स हैं इनकी वजह से। तो इसलिए उनके लिए रिजर्वेशन एक ऐसी ही पॉलिसी है। क्लियर हुआ आपको ये? इसके बाद देखते हैं अपना 23rd क्वेश्चन। ये है 23rd क्वेश्चन। सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, उदाहरण भी दीजिए। हाउ डू सोशल डिविजन्स अफेक्ट पॉलिटिक्स, गिव एग्जाम्पल ऑल्सो। सोशल डिवीज़न का मतलब है कि देखो जैसे इंडिया में है, इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतनी कास्ट के, रिलीजन के, अलग अलग इतने सारे लोग रहते हैं, तो अगर ये इनसे पॉलिटिक्स पे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें ये समझाना है इसमें। तो देखो इसको समझो।
राजनीति में राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है, यानी कंपटीशन होता है, हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, सारी राजनीतिक दल जितनी भी पार्टी होती हैं ये। यदि ये राजनीतिक दल कुछ सामाजिक विभाजनों के समर्थन में इस प्रतियोगिता का उपयोग करते हैं तो इससे राजनीतिक विभाजन हो सकता है, इससे संघर्ष, हिंसा या किसी देश का विघटन भी हो सकता है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी किसी एक धर्म का, किसी एक स्पेशल कास्ट का समर्थन करना शुरू कर दे, किसी भी एक ग्रुप की साइड लेना शुरू कर दे, तो उससे राजनीतिक विभाजन हो जाएगा और देश का बंटवारा तक भी हो सकता है, बहुत संघर्ष, लड़ाई झगड़े बहुत कुछ हो सकते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल लेंगे हम, एक आयरलैंड का एग्जाम्पल है और दूसरा यूगोस्लाविया का है। तो आयरलैंड में क्या हुआ था देखो, जहाँ धार्मिक विभाजन ने जातीय राजनीतिक संघर्ष को जन्म दिया। ईसाई धर्म के 2 संप्रदाय थे वहाँ पे, 53% तो थे प्रोटेस्टेंट और 44% थे कैथोलिक। तो ये जो 2 संप्रदाय थे ये देश पे हावी थे, पूरी तरीके से देश की राजनीति में इन्हीं का बोलबाला था। तो जो ये कैथोलिक थे, कैथोलिक उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य में शामिल करना चाहते थे और प्रोटेस्टेंट ब्रिटेन के साथ रहना चाहते थे। मतलब देश के अंदर 2 ग्रुप बन रहे थे और दोनों की अलग डिमांड थी। एक तो ग्रुप चाहता था ब्रिटेन के साथ रहना और दूसरा चाहता था हम आयरलैंड ही बन के रहें। इसके कारण वर्षों तक हिंसा हुई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। केवल 1998 में शांति लौटी। फिर 1998 में ब्रिटेन की सरकार ने और राष्ट्रवादी एक शांति संधि पर पहुंचे, सब लोग मिलकर इनके बीच में एक पीस एग्रीमेंट हुआ और सभी हिंसा को रोक दिया गया इस तरीके से। तो ये भी क्या था कि 2 समूह बन रहे थे, दोनों अलग अलग तरीके से राजनीति कर रहे थे, तो देश पे उसका गलत असर पड़ा। दूसरा उदाहरण है यूगोस्लाविया का, जहां राजनीतिक दलों ने एक दूसरे को समायोजित करने से इनकार कर दिया। वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट ही नहीं करना चाहते थे, तो कई सारे ग्रुप बने हुए थे वहाँ पे। प्रत्येक जाति, धार्मिक समूह दूसरे पर हावी होना चाहता था। हर एक समूह ये चाहता था कि सिर्फ उन्हीं का कंट्रोल हो देश पे। इससे हुआ क्या, यूगोस्लाविया के 7 स्वतंत्र देशों में विघटन, यानी 7 टुकड़ों में बट गया यूगोस्लाविया। तो इसे समझ आया कि सामाजिक विभाजन से राजनीति कितनी प्रभावित होती है। तो अब इसको इंग्लिश में देखते हैं। इन पॉलिटिक्स देर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज। हमेशा कॉम्पिटिशन रहता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। इफ these political parties use this competition in support of some social divisions, it can lead to political divisions. तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है किसी स्पेशल ग्रुप के सपोर्ट में कंपटीशन करने लग जाए, कोई स्पेशल ग्रुप है जो वो पॉलिटिक्स पे हावी होने लग जाए, तो इससे पॉलिटिकल डिवीजन होता है। दिस कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस और इवन डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ कंट्री के इसके डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, वायलेंस होगा, लड़ाइयाँ होंगी, है ना। One example is of Northern Ireland where religious divisions led to ethno-political conflict। जिससे क्या हुआ कि जो रिलीजियस डिवीज़न थे, रिलीजन के बेस पे डिवीज़न था कंट्री के अंदर, उससे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया। 2 मेजर सेक्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, 53% प्रोटेस्टेंट्स एंड 44% कैथोलिक डोमिनेट द कंट्री। एक जो ग्रुप था उसके 53% लोग थे, दूसरे ग्रुप के 44% लोग थे। इनमें से जो ये दोनों कंट्री को डोमिनेट करना चाहते थे। द कैथोलिक्स वांटेड नॉर्दर्न आयरलैंड टू जॉइन द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। जो कैथोलिक्स थे वो चाहते थे कि वो आयरलैंड रिपब्लिक बना रहे, और जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो चाहते थे यूके के साथ, यानी ब्रिटेन के साथ रहना। दिस लेड टू ईयर्स ऑफ वायलेंस वेयर थाउजेंड्स वर किल्ड। बहुत सालों तक कंट्री के अंदर वायलेंस चलता रहा, थाउजेंड्स ऑफ पीपल की डेथ हुई। ओनली 1998 पीस रिटर्न व्हेन द यूके गवर्नमेंट एंड द नेशनलिस्ट रीच्ड अ पीस ट्रीटी एंड स्टॉप्ड ऑल वायलेंस। तो उसके बाद 1998 में जो आयरलैंड के नेशनलिस्ट थे और जो यूके की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक पीस ट्रीटी की, तब जाके वायलेंस स्टॉप हुई। द सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ यूगोस्लाविया वेयर द पॉलिटिकल पार्टीज रिफ्यूज टू अकोमोडेट ईच अदर। वो चाहते थे सिर्फ हम ही रहें, बाकी दूसरे यहाँ पे रहे ही ना। Each ethno-religious group wanted to dominate the other, result the disintegration of Yugoslavia into 7 independent countries। वहाँ पे हर एक ग्रुप ये चाहता था कि मैं ही डोमिनेट करूँ, बाकी दूसरों की यहाँ पे बिल्कुल ना चले। तो उसका रिजल्ट हुआ कि यूगोस्लाविया को टूट के 7 अलग कंट्रीज बन गई। इसके बाद है हमारा 24वां क्वेश्चन। देखो, ये दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। What is the difference between a pressure group and a political party? दबाव समूह वो होता है जो सरकार पे किसी काम के लिए दबाव बनाता है, लेकिन वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा जब जो कृषि बिल पास किए थे सरकार ने, फार्म लॉस जिनको बोला गया था, तो फिर कुछ किसानों ने इतने ज़्यादा वो किए, प्रोटेस्ट किए, है ना।
तो गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर बनाए कि गवर्नमेंट को वो जो बिल थे वो वापस लेने पड़े। तो इस तरह के जो ग्रुप होते हैं उनको बोलते हैं हम प्रेशर ग्रुप। तो देखते हैं इनको। दबाव समूह एक औपचारिक संगठन नहीं है, जबकि राजनीतिक दल भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त औपचारिक संगठन है। जो दबाव समूह जिसको बोलते हैं, जो सरकार पे दबाव बनाता है, दबाव बना के काम कराता है, वो कोई ऐसे औपचारिक यानी उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। जबकि कोई राजनीतिक दल है, राजनीतिक पार्टी, उसको चुनाव आयोग से मान्यता मिली होती है। दबाव समूहों का उद्देश्य राजनीतिक दलों की तरह राजनीतिक शक्ति को सीधे साझा करना या नियंत्रित करना नहीं है। कोई भी जो दबाव समूह होते हैं उनका ये मतलब नहीं होता कि हाँ हम सीधा जाके कानून बदल दें, है ना, या हम सरकार में किसी तरीके से अपना रोल प्ले करें। नहीं, नीतिगत निर्णयों में कोई भी परिवर्तन करने के लिए दबाव समूह विभिन्न माध्यमों से सरकार पर दबाव डालते हैं। चाहे वो विरोध प्रदर्शन करें, बैठकें करें, याचिका दायर करें, सूचना अभियान चलाएं या मीडिया के माध्यम से चलाएं, वो सरकार पर दबाव डालते हैं अगर उनको कोई बदलाव करना हो। दबाव मूल रूप से बाहरी प्रकृति का होता है, यानी आप कानून नहीं बदल सकते, बस सरकार को प्रेशराइज करोगे कि आपको ये कानून वापस लेना, ये सही नहीं है, इस तरीके से। जबकि राजनीतिक दलों में विपक्ष, जो विपक्षी पार्टी होती है, कोई राजनीतिक दल ही होता है ना, विभिन्न विधायी माध्यमों के माध्यम से सरकार की नीतियों में बदलाव लाने का प्रयास करता है। विपक्ष कानून के माध्यम से जो बदलाव लाने की कोशिश करेगा, जबकि जो दबाव समूह है वो धरना प्रदर्शन के माध्यम से लाएंगे। जैसे संसद या राज्य विधानसभाओं में सरकार द्वारा लाए गए बिल के खिलाफ मतदान करना। अगर सरकार कोई बिल लेके आई है और विपक्ष को वो बिल नहीं पसंद है, उनको उस पर कोई आपत्ति है, तो वो उसके खिलाफ वोटिंग कर देते हैं। तो यानी वो क्या है, एक राजनीतिक पार्टी है तो वो कानूनी तरीके से करेगी, जबकि दबाव समूह ऐसे नहीं कर सकते। दबाव समूह को अपने लोगों के प्रति जवाबदेही की आवश्यकता नहीं है। अब कोई भी दबाव समूह है उससे लोग सवाल नहीं करेंगे कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, लेकिन राजनीतिक दल जवाबदेह है। अगर नहीं है तो अगली बार जब इलेक्शन होंगे तो लोग उनको वोट ही नहीं देंगे, उनको सत्ता से बाहर कर देंगे। तो राजनीतिक दल का ये अलग है, दबाव समूह अलग होता है, राजनीतिक दल अलग होता है। ये लोगों को जवाबदेह है, दबाव समूह जवाबदेह नहीं है। इंग्लिश में, pressure group is not a formal organization, whereas political party is a formal organization recognized by the Election Commission of India. Pressure group रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज एक रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है। Pressure groups do not aim to directly share or control political power like political parties. Political parties तो क्या करती हैं कि भाई इलेक्शन के बाद हम जीत के अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, क्योंकि प्रेशर ग्रुप्स का ऐसा कोई एम नहीं होता। वो ना तो पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करना चाहते, ना ही शेयर करना चाहते। टू मेक एनी चेंजेस इन पॉलिसी डिसीजंस, pressure groups apply pressure on government through various means like organizing mass protest, meetings, filing petitions, carrying out information campaigns, influencing through media etc. इन सब के थ्रू वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने का काम करते हैं। जो वो चाहते हैं, किसी भी तरह के जो कानून होते हैं उनमें अगर उनको कोई चेंजेस चाहिए या कुछ भी और उनको गवर्नमेंट से चाहिए होता है उनको, तो वो इन सब चीज़ों के थ्रू उनको प्रेशराइज करते हैं। The pressure is basically external in nature, whereas political parties in the opposition try to bring changes in policies of government through various legislative means, like voting against a bill brought in by the government either in parliament or state legislative assemblies. जो प्रेशर ग्रुप का प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर होता है। उनको गवर्नमेंट का अगर कोई लॉ पसंद नहीं है तो वो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं, मीडिया के थ्रू बात कर सकते हैं। जबकि जैसे कि जो अपोजिशन होता है किसी भी, चाहे तो वो होगा पार्लियामेंट में या फिर स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें, तो अगर गवर्नमेंट कोई बिल आती है तो वो उसके अगेंस्ट वोटिंग कर सकते हैं। वहाँ पे अपना जो ओपिनियन उनका डिफरेंट है गवर्नमेंट से उसको शो कर सकते हैं, उसको प्रेशराइज कर सकते हैं चेंज करने के लिए। लेकिन प्रेशर ग्रुप ऐसा नहीं कर सकते। Pressure groups need not have accountability to its people, whereas political parties are accountable. Pressure group अपने लोगों के लिए accountable नहीं है, उन्होंने कोई प्रॉमिस नहीं किया हुआ होता किसी से, है ना वो उसको पावर को कंट्रोल करते हैं, तो वो अकाउंटेबल नहीं है। जबकि पॉलिटिकल पार्टीज अकाउंटेबल हैं। जब वो पावर पे गई हैं तो वो लोगों के साथ प्रॉमिस करके गई थी, अगर वो प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करेंगे तो अकाउंटेबल तो होंगे ना। इफ़ नॉट दे विल बी वोटेड आउट ऑफ पावर बाय द इलेक्टोरेट इन द इलेक्शंस। फिर दोबारा से जब इलेक्शन होंगे, अगर वो अकाउंटेबल नहीं होंगे, लोगों के प्रॉमिसेस को फुलफिल नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम पे उनको वोट आउट कर दिया जाएगा, उनको फिर पावर से बाहर कर दिया जाएगा।
इसके अंदर भी ऑप्शन में दिया हुआ है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्यों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टीज का क्या क्या काम होता है ये बताना है। तो देखो, राजनीतिक दलों के क्या काम होते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं वो, है ना, और फिर सरकारें बनाते हैं, चलाते हैं, कानून बनाते हैं। तो सबसे पहला काम तो क्या है, चुनाव लड़ना। पार्टियों द्वारा चुनाव लड़ा जाता है। अधिकांश लोकतंत्र में चुनाव मुख्य रूप से राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़े जाते हैं। जो राजनीतिक पार्टी होती है वे अपने उम्मीदवार खड़े करती है, उनके बीच में चुनाव लड़ा जाता है। फिर नीतियां और कार्यक्रम, पार्टियों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम और नीतियों को आगे रखा जाता है और मतदाता उन घोषणा पत्रों में से चुनाव करते हैं। हर पार्टी अपना एक घोषणा पत्र जारी करती है और फिर मतदाता उसमें से चुनाव कर सकते हैं, जिसका उन्हें मन करे वो उसको वोट दे सकते हैं। जनमत को आकार देना। जनमत को आकार देने का मतलब है जो लोगों की राय है ना उसको शेप देना। जनमत को राजनीतिक दल आकार देते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा मुद्दों को उजागर किया जाता है और उठाया जाता है। देश भर में फैले राजनीतिक दलों में लाखों कार्यकर्ता और सदस्य होते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में कई दबाव समूह राजनीतिक दलों के विस्तार हैं। तो देखो, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, वो कोई मुद्दा उठाएगी, जैसे देश में महंगाई का है, बेरोजगारी का है, भ्रष्टाचार का है, तो और बहुत सारे जो कोई भी राजनीतिक पार्टी है उससे जुड़े हुए बहुत सारे दबाव समूह होते हैं, वो सरकार को सपोर्ट, मतलब उस पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करते हैं। वो लोगों के बीच उनकी पार्टी की बात लेके जाते हैं और फिर उनके सामने ये सारी चीज़ें रखते हैं कि देश में ऐसे महंगाई है, बेरोजगार है, भ्रष्टाचार है, या सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जो भी कमियां हैं। तो लोगों के जो अपनी राय होती है उससे वो भी एक बनती है कि लोग डिसाइड करें कि उन्हें क्या करना है, लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, लोगों की राय बनती है। कानून बनाने में भूमिका होती है। क्या भूमिका है, तो जब सरकार बन जाती है, किसी भी देश का कानून बनाने में पार्टियों की अहम भूमिका होती है। जो पार्टी सत्ता में आ गई वही तो कानून बनाएगी। विधायिका में कानूनों में बहस की जाती है और फिर कानूनों को पारित किया जाता है विधायिका के अंदर ही, यानी कि संसद में या फिर विधानसभा में। सरकारें बनाना और चलाना भी राजनीतिक पार्टी का काम है। राजनीतिक दलों से राजनीतिक अधिकारी आते हैं, यानी कि जिनको वो मंत्री बनाते हैं, जो नीतियों पर बड़े फैसले लेते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा नेताओं की भर्ती की जाती है। नेताओं की भर्ती से मतलब है कि उनको वो मंत्री बनाते हैं, उन्हें प्रशिक्षित करते हैं और पार्टी की इच्छा अनुसार सरकार चलाने के लिए उन्हें मंत्री बनाते हैं। तो ये सारे काम होते हैं राजनीतिक पार्टी के। अब इंग्लिश में, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर गिवन बिलो। कंटेस्टिंग इलेक्शन, इलेक्शन कंटेस्ट करना। इलेक्शन आर कंटेस्टेड बाय पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज लड़ती हैं इलेक्शन, है ना। इलेक्शंस आर मेनली फॉट अमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टीज इन मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज। मोस्टली डेमोक्रेसीज में यही होता है कि जो पार्टीज होती हैं वो अपने कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करती हैं और फिर उनके बीच में इलेक्शन कंटेस्ट होता है। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, different programs and policies are put forward by the parties and voters make a choice from their manifestos। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इलेक्शन के टाइम पे वो अपने मैनिफेस्टोज बनाती हैं, लोगों के सामने उसको रखती हैं, फिर लोगों को उनमें से सेलेक्ट करते हैं। वो उसमें मैनिफेस्टोज में बताते हैं कि अगर जब हम पावर में आएंगे तो हम क्या क्या काम करेंगे, क्या चेंजेस करेंगे, ये सब। शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, एक पब्लिक ओपिनियन को शेप मिलती है, जो बातें जिस तरह का जो माहौल पॉलिटिकल पार्टीज तैयार करती हैं। पब्लिक ओपिनियन इज शेप्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। इश्यूज आर हाईलाइटेड एंड रेज्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी इशू को हाईलाइट करती हैं और फिर उस मुद्दे को उठाती है, जनता के बीच लेके जाती है। स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, पॉलिटिकल पार्टीज हैव लैक्स ऑफ एक्टिविस्ट एंड मेंबर्स। किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के पूरे देश भर में लाखों मेंबर्स होते हैं। In different sections of society, many of the pressure groups are the extension of political parties। Political parties के छोटे छोटे से बहुत सारे ग्रुप होते हैं जो उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, मतलब उनके डिफरेंट नाम हैं पर वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। For the resolution of problems faced by people, parties sometimes also launched movements। लोगों की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक्शन लेती हैं, आंदोलन वगैरह करती हैं। Based on the lines parties take, often opinions in the society crystallize। जो लाइन पार्टी की होती है तो जो सोसाइटी होती है उसी तरह के अपने आप को वही अपनी राय बना लेती है, एक पर्टिकुलर की जो पार्टी की ओपिनियन है वही उन लोगों की हो जाती है। रोल इन मेकिंग लॉज, इन मेकिंग लॉ फॉर अ कंट्री पार्टीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इन द लेजिस्लेचर लॉज विल बी डिबेटेड एंड पास्ड फॉर्मली। लेजिस्लेचर के अंदर लॉ बनते हैं, उन पर डिबेट होती है और फिर वो पास होते हैं।
नेक्स्ट है फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स। पॉलिटिकल पार्टीज ही गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं और फिर रन भी करती हैं उसको। फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज कम्स द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हु टेक बिग डिसीजंस ऑन पॉलिसीज। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पॉलिसी पे बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं। लीडर्स आर रिक्रूटेड trained by political parties and they are made as ministers to run government in the manner the party wants। पार्टी अपने लीडर्स को ट्रेनिंग देती है और फिर उनको मिनिस्टर्स बनाती है ताकि वो गवर्नमेंट को रन करें जैसे कि पार्टी चाहती है उस तरीके से। तो ये सारे फंक्शन हो गए पॉलिटिकल पार्टीज़ के। और इस वीडियो में हम 24 क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।